बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन बोलूं या इसका एक और नाम है स्पियर्समैन कोरिलेशन। इससे पहले वाला जो कोरिलेशन था उसको हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कहते हैं, और ये जो कोरिलेशन है रैंक कोरिलेशन, इसको हम स्पियर्समैन कोरिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इसका है आर इज इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं हम आर से, आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 फार्मूले का है समेशन डी स्क्वायर, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय व्हाट, एन क्यूब माइनस एन। ठीक है जी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि रैंक को रिलेशन फाइंड association between decision likings of two persons। ठीक है जी। यानी दो लोगों का डिसीजन जो है वो कितना आपस में मैच करता है, या दो लोगों की पसंद या नापसंद आपस में किस हद तक क्या करती है, मैच करती है। दो लोगों के डिसीजन में एसोसिएशन फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रैंक कोरिलेशन। ठीक है जनाब। अब इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा लाजमी। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको अच्छी तरह आप सुनेंगे। आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल स्कूल में या कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो एक बच्चे ने तकरीर की, उस तकरीर को असेस करने के लिए जजेस बैठे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो तकरीर या वो डिबेट एक जज को बहुत पसंद आई हो लेकिन दूसरे जज को बिल्कुल पसंद ना आई हो? तो ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज एक बंदे को पसंद है और दूसरे बंदे को ना पसंद है। जजेस क्या करेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो अगर जजमेंट्स आपके सामने आ जाती हैं, एक ही चीज को दो जजेस ने क्या किया, जज किया है, तो अगर वो अपने जजमेंट्स हमें बता देते हैं, तो उन जजमेंट्स की बुनियाद पर हम उन दो जजेस की जो राय है या उन दो जजेस का जो डिसीजन है उसके दरमियान हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई, इन दोनों की राय आपस में किस हद तक मैच करती है, इन दोनों का डिसीजन आपस में कितना मैच करता है, और इन दोनों जजेस के डिसीजन के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है। ऐसा ही है बेटा। अच्छा, आप में से कोई दो शख्स मुझे चाहिए होंगे वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी मतलब यानी कि जो ये बताएं कि वो पक्के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, पक्की दोस्त हैं। हाँ भाई, हैं कोई ऐसे दो दो लोग जो अपनी दोस्ती को टेस्ट करना चाहते हो? तो आज पता लग जाएगा वो पक्के दोस्त हैं या कच्चे दोस्त हैं। तो रैंक कोरिलेशन के जरिए हम मालूम करेंगे पक्का दोस्त या कच्चा दोस्त। बताइए भाई, दो बंदे, कोई भी दो स्टूडेंट्स,
प्लीज रिस्पॉन्स करो यार, पार्टिसिपेट करो। आपके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं भाई, कोई भी नहीं है जवाब देने वाला। ओके, लीजा एंड रेशम। अच्छा, अब लीजा और रेशम क्या करें, एक काम ये करें कि अब जो आप मुझे मैं पूछूंगा वो आप मुझे प्राइवेटली सेंड करेंगे मैसेज, ताकि वो मैसेज दूसरों को दिखाई ना दे। ना लीजा का मैसेज रेशम को दिखे, ना रेशम का मैसेज लीजा को दिखे। बाकी भले सबको दिखे, इशू नहीं है, लेकिन वो मैं खुद बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा आप दोनों के दरमियान दोस्ती कितनी स्ट्रांग है या कितना स्ट्रांग को रिलेशन एग्जिस्ट करता है आपकी सोच में, ये जानने के लिए हम कुछ कॉमन चीज रखते हैं। ठीक है, वो कॉमन चीज जो है वो फूड भी हो सकता है कि कॉमन फूड। ठीक है, वो कॉमन चीज कोई प्लेसेस टू विजिट भी हो सकती हैं। ठीक है, वो कॉमन चीज जो है वो कोई कपड़े का ब्रांड भी हो सकता है, सोन। तो मेरे ख्याल से खाने पीने की बात कर लेते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो एक काम करें, आप कम से कम आप मुझे 8 फूड्स बताएं, 8 फूड्स जो आप लीजा और रेशम के दरमियान क्या हो, कॉमन हो। पहले तो 8 फूड्स के नाम डिसाइड कर लें, टाइप करते जाइए। तो कोई से भी 8 फूड्स का नाम लिखवा दीजिए प्लीज, जल्दी से। मैं लिखने शुरू कर दूं, आप लोग टाइम लगाएंगे तो बिरयानी लिख दूं? बिरयानी कॉमन है। चले, अब मैंने स्टार्ट तो कर दिया, अब लिखे, वरना तो मैं ऐसी ऐसी डिशेस लिखूंगा आप परेशान हो जाएंगे। मैं लिखूंगा मगज निहारी, नल्ली नल्ली निहारी, पाए, लिखूं ऐसी डिशेस फिर? तो आप लिखवाइए डिशेस, इससे पहले कि मैं डिशेस लिखूं। मछली के पाए? नहीं, मछली के पाए नहीं। अच्छा, मछली का मगज फिर? बर्गर? कौन सा बर्गर? मार्क जिंगर बर्गर? चले जिंगर। चले भाई, 2 अभी डिशेस हुई हैं, जल्दी से 6 और लिखवानी है, प्लीज पार्टिसिपेट। रेशम नाम ले रही है, लीजा नाम ले रही है भाई, जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी। लिख दो, मगज निहारी लिख दो। वैनिला कोन? आइसक्रीम की बात थोड़ी हो रही है, मतलब खाने पीने की मेन कोर्स की बात हो रही है, खाने की जो मेन डिश होती है। जल्दी 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 प्लीज। फिश? कौन सी फिश? फ्राइड फिश, करी फिश, फिंगर फिश? फ्राइड फिश, चलें फिश फ्राइड। मैं समझा जिंदा मछली ना खा जाए। ओके, कोई इशू नहीं, जल्दी बताइए भाई, 3 डिशेस के नाम हो चुके हैं, पहले नाम तो तय कर लें आपस में। नहीं बेटा, बंदर का मगज खाया है तुमने वैसे, ये बताओ। ओके बेटा, इसके बाद जल्दी जल्दी करें ना, थोड़ा सोचें, तो इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं। फ्राइड राइस? फ्राइड राइस तो हो जाएगा, फ्राइड राइस। खाली फ्राइड राइस खाएंगे या उसके साथ कुछ और चीज़ भी होगी? सिंगापुरी राइस बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी, मतलब आप लोगों को नाम नहीं आते, मतलब डिशेस के नाम नहीं आते भाई? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें यार, बाकी लोग हेल्प करें, जल्दी करें यार। कोरमा आ गया भाई, कोरमा कोरमा।
कोरमा। कोरमे के बाद चार हो गए, चार और बताने हैं। अचार गोश्त आ गया भाई, अचार गोश्त लिखते हैं भाई। उधर कह रहे हैं अचार गोश्त। उधर आपकी पसंदीदा डिश की बात नहीं हो रही। अच्छा उधर हेल्प कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ भाई, कोरमा, अचार गोश्त। चलो मैं लिख देता हूँ अचार गोश्त बस। उधर बोल रहे हैं बस। उधर बेटा बाकी बाकी तीन और। निहारी, वो तो मैं पहले लिख रहा था ना ये लोग। चलो निहारी भी लिख दी। और चपली कबाब, यार मतलब तुम बताते ना, इससे बेहतर था यार तुम दोनों आपस में। उजैर और अगर क्या करते हैं शुएब बताते तो अब तक कब तक का हो चुका होता है। चलें लास्ट वन, चपली कबाब हो गया भाई। उसके बाद अच्छा बेटा, रोल, रोल आ गया। अच्छा अब करना क्या है जनाब, अब जो जो दो स्टूडेंट इसमें असल में पार्टिसिपेट कर रहे थे मैं उनसे बोल रहा हूँ, टाइम नहीं लीजिएगा प्लीज। आप क्या करें, इसमें से जो सबसे बेस्ट हो उसको नंबर 1 रैंक कर दें, उसके बाद सेकंड बेस्ट को नंबर 2 रैंक कर दें, थर्ड बेस्ट को नंबर 3 रैंक कर दें। ठीक है, तो आप क्या कर दें, इन डिशेस के नाम के आगे 1 से लेकर 8 तक रैंकिंग लगा दें, और वो रैंकिंग आप मुझे भेज दें प्राइवेटली मैसेज करके, ताकि वो दूसरों को ना दिखाई दे। लीजा भी और रेशम भी, चलिए क्विक। कर रहे हैं बेटा, जल्दी करें, टाइम बहुत कम है, काम ज्यादा करना है। तो मुझे बताएं आप लोग कर रहे हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पे नंबर 1 फेवरेट डिश अगर क्या है, फिश फ्राइड, तो नंबर 1 इधर लिख दिया, नंबर 2 इधर लिख दिया, मतलब 2 3 1 4 इस तरह करके आप भेज दें तरतीब से। अगर आप बिरयानी को नंबर 4 मानते हैं तो नंबर 4 पहले लिख दें, मैं समझ जाऊंगा बिरयानी को नंबर 4 कह रही है। नंबर सेकंड पे अगर आप 6 लिखती हैं तो 6 लिख दें, मतलब मैं बोलूंगा जिंगर का मतलब 6 हो गया। जल्दी। उसी तरतीब से बिरयानी नंबर 1, निहारी नंबर 2, ओके। उसके बाद रोल नंबर 3, फिश फ्राइड नंबर 4, कोरमा नंबर 5। अब क्या बचा, बाकी तो बताइए। चपली कबाब बच गई, अचार गोश्त बच गया और जिंगर बच गया। उसके क्या करें। और रेशम कह रही है जनाब नंबर 3 इज बिरयानी, ऐसा ही है। नंबर 2 इज व्हाट, जिंगर। नंबर 1 इज व्हाट, फिश फ्राइड। नंबर 4 इज व्हाट, कौरमा। नंबर 8 इज व्हाट, अचार गोश्त। अच्छा जिंगर नंबर 6 हो गया। उसके बाद नंबर 5 निहारी। नंबर 7 चपली कबाब। क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6 रह गया आपका रेशम। तो ऑब्वियसली 6 क्या बनेगा, रोल बनेगा आपकी तरफ से। अचार गोश्त 7 और चपली कबाब 8, ओके जी। तो आपने अपने अपने पसंदीदा फूड की रैंकिंग कर दी,
और इस रैंकिंग के हिसाब से आप क्या करेंगे, हम इस रैंकिंग का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है देखते हैं, यानी आपके दिए हुए रैंक्स में क्या डिफरेंस है। तो बिरयानी को जो है वो लीजा ने रैंक किया है 1, रेशम ने रैंक किया है 3, तो डिफरेंस आया इसका -2। ठीक है जी। जिंगर बर्गर को लीजा ने रैंक किया है 6 और रेशम ने रैंक किया है 2, तो डिफरेंस आया कितने का, -4 का। ठीक है जी। फिश फ्राइड को रैंक किया है 4 और इन्होंने रैंक किया है 1, तो डिफरेंस आया किसका, अच्छा -4 नहीं +4 ये डिफरेंस आया कितने का, 3 का। ठीक है जी। यहाँ पर कोरमे को क्या किया है, 5 रैंक किया है, इन्होंने 4 रैंक किया है, तो ये डिफरेंस आ गया कितने का, 1 का। 7 रैंक किया है और 8 रैंक किया है, ये डिफरेंस आ गया कितने का, -1 का। ओके जी। निहारी को रैंक किया है 2 से और यहाँ रैंक हुआ है 5 से, डिफरेंस आ गया कितने का, -3 का। फिर रैंक किया है 8 और 7, डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। और फिर रैंक किया है 3 और 6 से, डिफरेंस कितना आ गया, -3 का। अब करना क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लेना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 का स्क्वायर 1 और फिर 3 का स्क्वायर 9। अब इस डी स्क्वायर का सम करते हैं। 9 1 10, 9 फिर 10 20, फिर 1 और 10 30, 46 और 50, मेरे ख्याल से सम 50 आ रहा है इसका। यस और नो चेक करके बताइए, क्या कहते हैं, सम 50 आ रहा है। जवाब दीजिए, सम 50 आ रहा है बेटा इसका। ओके गुड, जबरदस्त। चलो अब अप्लाई करते हैं फार्मूला, देखते हैं कि कोरिलेशन क्या आता है इन दोनों की चॉइसेस के दरमियान। 1 - 6 फार्मूले का है, सम ऑफ डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर का सम, जो रैंक के डिफरेंसेस थे उसका स्क्वायर लिया, उसका सम कितना आया, 50 आ गया। 6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 50 से हो जाएगा। डिवाइडेड बाय व्हाट, n³। कितने डिशेस ली हैं आपने, 8, तो 8³ -n 8, 1 - 6 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अच्छा 8³ लगाइए, उसमें से 8 माइनस कीजिए, बताइए आंसर क्या आता है। 8³ क्या है बेटा, बताइए। 8³ 504 आ गई। 512 आ गई। हाँ उन्होंने इसमें से 8 माइनस कर दिया होगा ना, तो 512 -8, ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाय 504, 300 को डिवाइड करें 504 से, और जो आंसर है उसको 1 में से माइनस करना। बताइए 300 को डिवाइड कीजिए 504 से, और जो आंसर है उसको 1 में से माइनस करने, क्या आंसर आया, 0.405। 0.4 समझ लें आंसर है, 405 बोल रहे हैं, 4.4 आंसर रहेगा।
ठीक है, R इज इक्वल्स टू 0.4। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जो चॉइसेस थी वो मुख्तलिफ थी। कैसे, आप गौर से देखें जरा, कैसे चॉइसेस मुख्तलिफ थी कि अगर एक डिश इनकी फर्स्ट नंबर पर है तो इनकी थर्ड नंबर पर है, सेकंड सिक्स नंबर पर है तो इनके लिए सेकंड नंबर पर है। तो इसका मतलब क्या था, इनकी चॉइसेस में डिफरेंसेस ज़्यादा थे। अगर इनके लिए भी डिश वन होती, इनके लिए सेकंड होती, तो फिर डिफरेंस कम होता। जैसे अब ये जो चपली कबाब है ना, इसके मामले में क्या है, इनकी चॉइस मैच करती है 8 और 7, क्योंकि रैंकिंग करीब करीब हुई। अचार गोश्त के मामले में भी इनकी चॉइस क्या करती है, मैच करती है, रैंकिंग करीब करीब हुई। कोरमे के मामले में भी इनकी चॉइस मैच करती है। काफ़ी बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें चॉइसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब कुछ हद तक दोनों के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कोरिलेशन जो है वो वीक है। तो इट मीन्स हम ये बोलेंगे जनाब कि लीजा और रेशम की जो चॉइसेस हैं फूड की, उनके दरमियान वीक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी दोनों पक्की दोस्त नहीं है चॉइसेस के मामले में। यस और नो बताइए, क्या कहते हैं? बोलिए, तो रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका बेटा कि 0.4 आंसर आया ना। अगर आंसर 1 आता तो क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट कोरिलेशन। आंसर अगर 1 से थोड़ा कम होता, सही है ना, बात समझ में आती है सब लोगों को? चलें, गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, इसको एक और तरीके से सीखते हैं जरा। ये तो हमने क्लास वाली एग्जाम्पल ली। हाँ, डिटर्मिनेशन, इस डिटर्मिनेशन निकलता है बेटा आमतौर पे कहाँ पर, वो जो इससे पहले वाला कोरिलेशन हमने सीखा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, वहाँ आर स्क्वायर निकलता है। यहाँ पर आमतौर पर आर स्क्वायर निकाला नहीं जाता, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में इतना इनफ है कि आप क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन वर्कआउट कर लें, बस उससे आगे की बात नहीं है आपके पास, ठीक है जी। तो अब इसको मैं मजीद आगे लेके चलता हूँ, इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ एग्जाम्पल करवाता हूँ जिसमें रैंकिंग आपको खुद करनी पड़े, ठीक है, समझिएगा जरा बात को। यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ए लिख दिया, स्टूडेंट बी लिख दिया, स्टूडेंट सी लिख दिया, स्टूडेंट डी लिख दिया, स्टूडेंट ई लिख दिया, एफ, जी, एच, आई, जे। मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है जी। मैथ्स, स्टूडेंट ए के मैथ्स में 80 मार्क्स हैं, इंग्लिश में उसके 69 मार्क्स हैं। स्टूडेंट बी के मैथ्स में 50 मार्क्स हैं और इंग्लिश में उसके 46 मार्क्स। स्टूडेंट सी के मैथ्स में 70 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 59 मार्क्स। स्टूडेंट डी के मैथ्स में 58 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 59 मार्क्स हैं। स्टूडेंट ई के मैथ्स में 52 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 48 मार्क्स, ठीक है जी। स्टूडेंट एफ के मैथ्स में 58 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 56 मार्क्स। उसके बाद स्टूडेंट
जी के मैथ्स में 75 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 60 मार्क्स हैं। स्टूडेंट एच के मैथ्स में 70 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 56 मार्क्स। स्टूडेंट आई के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 68 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 59 मार्क्स। ठीक है जी। स्टूडेंट जे के मैथ्स में 72 मार्क्स हैं और इंग्लिश में 70 मार्क्स। यानी सेम स्टूडेंट की दो सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं, जरा समझिएगा अच्छी तरीके से। क्या ये जरूरी है कि स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो तो दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा है ना? ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा ना हो। ये चीज आपने फील की होगी। अच्छा, या ऐसा भी हो सकता है अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ने वाला है तो वो दूसरे सब्जेक्ट का भी अच्छा पढ़ने वाला हो। ये भी तो हो सकता है ना। मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, बस ओवरऑल सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टूडेंट अच्छा है, और सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टूडेंट बुरा है। मतलब यानी कि सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। ऐसा ही है। इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। या फिर सब्जेक्ट मैटर करता है क्या? देखें सब्जेक्ट कौन सा, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी परफॉर्मेंस होगी। ऐसे ही। तो आइए देखते हैं जनाब यहाँ पर के जो स्टूडेंट ए है, जो स्टूडेंट बी है, इन मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका अपने दो सब्जेक्ट से क्या एसोसिएशन है। क्या ये हमें देखने को मिलता है कि अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ने वाला है तो वो दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छा पढ़ने वाला है? अब यहाँ पर हुआ क्या कि एग्जामिनर ने हमें मार्क्स दे दिए, रैंक नहीं दिए। तो हमें करना क्या? सबसे पहले मार्क्स देखते हुए हमें रैंकिंग परफॉर्म करनी। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा रैंक जो होगा, नंबर 1 रैंक किसको मिलेगा? उसको जिसको जिसके सबसे क्या होंगे? हाईएस्ट मार्क्स होंगे। यस और नो? बोलिए। जवाब दीजिए। ऐसे ही ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जरा रैंकिंग परफॉर्म कर लें, और इसको जरा अच्छी तरीके से समझिएगा। ये थोड़ा सा अभी, इससे पिछले क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्ट रैंक लगाए थे, यहां पर हम रैंकिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। रैंक 1, रैंक 1 मतलब मैं सब्जेक्ट 1 को रैंक देने जा रहा हूं। ठीक है। आप सब्जेक्ट 1 जो है मैथ्स, उसमें देख के बताइए सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? देख के बताइए। सब लोग देख के बताइए ना भाई। ए के सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, ऐसे ही है ना? तो आपने ए को दे दिया रैंक 1, ऐसे ही। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? सेकंड हाईएस्ट जी के 75। देखिए बेटा सब लोग, तो सेकंड रैंक किसके पास गया? जी के पास चला गया। थर्ड रैंक किसके पास जाना चाहिए? तो थर्ड नंबर पे ये मार्क्स आ रहे हैं। यस और? थर्ड रैंक किसके पास गया बेटा? जे के पास गया। यहां तक क्लियर सबको बेटा? बोलिए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बताइए फोर्थ रैंक किसके पास जाना चाहिए? सी के पास। और एच को देखिए जरा, एच को। तो सी और एच के मार्क्स क्या हैं? कॉमन है, सेम है, ऐसे ही है। बोलिए प्लीज। सी के मार्क्स भी 70 हैं और एच के मार्क्स भी 70 हैं।
ऐसा ही है। सी के मार्क्स भी 70 हैं और एच के मार्क्स भी 70 हैं। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैं, देखिएगा भाई यहाँ से मिस मत करिएगा वरना बहुत से लोग बोलेंगे रिपीट करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही होश हवास में रहते हुए देखिएगा इस चीज को। अगर मैं 4th रैंक सी को देता हूँ और 5th रैंक एच को देता हूँ तो ये गलत होगा ना? ये गलत होगा ना? बताइए आप मुझे सुनिए बेटा प्लीज। और अगर मैं 4th रैंक किसको देता हूँ? एच को, और 5th किसको देता हूँ? सी को, तब भी गलत होगा। सही है। अब करना क्या, करना ये है कि जिसके मार्क्स कॉमन हो ना तो आप तरतीब से रैंक दें। मतलब यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 रैंक दो बंदों को दे दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो जितने लोग, देखिए जितने लोग हैं ना उतने रैंक होने चाहिए। ये इसका एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि अगर 10 लोग हैं तो रैंक 1 से लेकर 10 तक तकसीम होने चाहिए। तो अब करें ये कि अगर 2 लोगों के मार्क्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो आप क्या करें, चौथे और 5वें रैंक का एवरेज करके इन दोनों के दरमियान तकसीम कर दें। यानी आपको चौथा और 5वां रैंक डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं तो लिहाजा आप चौथे और 5वें रैंक को एवरेज करके इन दोनों में तकसीम कर देंगे। मतलब आपने इसको रैंक दिया 4.5, आपने इसको रैंक दिया 4.5, यानी ये लाजमी है कि आप मतलब 2 बंदे ना तो फिर 2 बंदों के दरमियान 2 रैंक्स तकसीम होने चाहिए अलग अलग। लेकिन अगर उन दोनों के मार्क्स कॉमन है तो फिर वो जो 2 रैंक्स हैं उन सबका सम करके आप उसको उसका एवरेज निकाल के तकसीम करते हैं, क्योंकि उन दोनों के मार्क्स बराबर बराबर थे। इससे क्या फायदा होगा कि चौथा रैंक भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 5वां रैंक भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब अगली रैंकिंग शुरू होगी 6 से। बताइए, ये बात समझ में आ गई बेटा सब लोग? यानी तरतीब से रैंक एलोकेट करना जरूरी है। तो इस तरह अगर 2 बंदों के दरमियान जो रैंक कॉमन था तो हमने क्या कर दिया, चौथा और 5वां रैंक उनके दरमियान तकसीम कर दिया। अब अगली रैंकिंग शुरू होनी है 6 से। अच्छा, अब 6 किसको जरा बताइए देखकर, 6 रैंक किसका है? 6 नंबर पे 70 के बाद जो है वो मार्क्स किसके बन रहे हैं? आई के। तो छठा रैंक किसको दे दिया आपने? आई को। सातवां रैंक, सातवां रैंक, सातवां रैंक किसका बनेगा? 7th रैंक किसका बन रहा है बेटा? 7th रैंक बन रहा है या तो डी का या एफ का। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं डी को 7 देता हूं तो फिर मुझे एफ को 8 देना पड़ेगा। जवाब दें। और अगर मैं डी को 8 देता हूं तो फिर ये एफ 7 बन जाएगा। तो मैं बोलूं दोनों बराबर हैं तो क्या करें, 7वें और 8वें रैंक का चौथा और 5वां रैंक जो है वो सी और एच में बराबर तकसीम हो गया। यही तो बात समझा रहा था इतनी देर से मैं। इस तरीके से 7वां और 8वां रैंक जो है वो डी और एफ के दरमियान तकसीम हो गया। ठीक है, और ये आंसर क्या आया, 7.5 एंड 7.5। ठीक है, तो इस तरह क्योंकि इन दोनों के मार्क्स बराबर थे तो 7वां और 8वां रैंक इन दोनों के दरमियान दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज है क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम है सब्जेक्ट में। अब उसके बाद अगर आपने 7वां और 8वां रैंक तकसीम कर दिया तो अब जरा 9th रैंक किसको मिलना चाहिए? 9th नंबर पे कौन आएगा? ई आ जाएगा। ई को आप एलोकेट करेंगे 9th रैंक और बी को एलोकेट करेंगे आप 10th। तो 9th रैंक इसको मिला, 10th रैंक इसको मिला। इस तरह हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, ये जो हमने एवरेज किया ना, इस एवरेज करने से फायदा ये हुआ
कि आपके 1 से लेकर 10 तक तमाम रैंक्स क्या हो गए, तकसीम हो गए, कोई रैंक खाली नहीं रहा आपका। समझे बात को? तो ये लाजमी है इसके अंदर कि कोई रैंक आपका बचना नहीं चाहिए। तमाम जितने लोग हैं उतने रैंक्स होंगे, उतने रैंक्स उनके दरमियान क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अगर आप क्या करते, चौथा और चौथा रैंक देते किसको, सी और एच को, तो फिर अगला रैंक 5 से शुरू होता, फिर इस तरह छठा रैंक तकसीम होता 2 बंदों के दरमियान। तो इस तरह फिर होता ये कि 8 रैंक तकसीम होते 10 लोगों के दरमियान और 10 रैंक नहीं बन पाते। तो ये एवरेज हम क्यों कर रहे हैं, एवरेज इसलिए कर रहे हैं कि जितने लोग हैं उतने रैंक्स क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग क्लास में। अच्छा जी, उसके बाद रैंक 2। हाँ भाई, इंग्लिश के सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, जे के। तो रैंक 1 जे को मिल गया। सेकंड हाईएस्ट किसके हैं, ए के, ए को रैंक 2 मिल गया। फिर थर्ड हाईएस्ट किसके हैं, ठीक है। तो थर्ड रैंक किसको मिल गया, जी को मिल गया। अब एक बात आप गौर करें, ये 3 बच्चे ही ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में खेल रहे हैं बेटा। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं भाई, तो इस सब्जेक्ट में तुम 1 बन जाना, मैं 2 बन जाऊंगा, तुम 2 बन गए, मैं 3 बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी इंग्लिश में ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये, इसमें क्या कहते हैं 3 है, ये 3 है और ये 1 है। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो इन तीनों में तकसीम हुआ ना। क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स करें। मैथ्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक और इंग्लिश का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है इन तीनों बच्चों में तकसीम हुआ है। तो अभी आपको कंक्लूजन बनना शुरू हो जाएगा, मतलब जो एक सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ने वाला है वो दूसरे सब्जेक्ट का भी अच्छा पढ़ने वाला है, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आता है। अच्छा, उसके बाद अब रैंक 4 आना चाहिए, 4। तो 4 रैंक किसको मिलना चाहिए, 60 से कम मार्क्स कितने, 59 है। 50 से 60 से कम मार्क्स कितने, 59 है। तो 59 इसके भी हैं, इसके भी हैं और इसके भी हैं। तो अब क्या करें, अगर आप इसको रैंक 4 देते हैं, इसको रैंक 5 देते हैं और इसको रैंक 6 देते हैं, तो ये भी गलत है। समझे बात को? तो अब आप क्या करें, रैंक 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 3 रैंक्स जो हैं वो इन 3 कॉमन लोगों में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे ना, 3 ऑब्जर्वेशन है ना, यस और नो भाई, रिस्पॉन्स करें और अच्छी तरह कैलकुलेट करें। 4 एक ऑब्जर्वेशन, 5 दूसरी ऑब्जर्वेशन, 6 तीसरी ऑब्जर्वेशन, सम कितना हुआ उसका, 15 हो गया। 15 कितनी वैल्यूज का सम है, 3 वैल्यूज का, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। अब डिवाइड बाय 2 नहीं होना, अर्थमेटिक मीन तो निकालना आता है ना। तो ऑन एवरेज रैंक क्या आ गया, 5 आ गया। 5वां रैंक इसको दिया, 5वां रैंक इसको दिया और 5वां रैंक इसको दिया, मतलब ऑन एवरेज इस तरह क्या हुआ, चौथा 5वां छठा रैंक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब रैंकिंग शुरू कहां से करनी है बेटा, 7 से, 7 से। बताइए 7th रैंक किसको दें, सेवेंथ रैंक के लिए हमारे पास जो बंदा अवेलेबल है वो कौन है, एफ है और एच भी है। यानी वही है कि 7वां और 8वां रैंक इन दोनों के दरमियान तकसीम कर दें, क्योंकि मार्क्स सेम है। 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या बनेगा, 7.5। 7.5, रिस्पॉन्स प्लीज, जवाब दें भाई, अब आपको पार्टिसिपेट करना है। और क्या कहते हैं जनाब, ई और बी जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं। वो पहले भी नंबर 9 पे थे और ई पहले भी नंबर 9 था, अब भी नंबर 9 है। और बी पहले भी नंबर 10 था, अब भी नंबर 10 है।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सब्जेक्ट का अच्छा पढ़ने वाला है वो दूसरे सब्जेक्ट का भी अच्छा पढ़ने वाला है, और जो एक सब्जेक्ट का बुरा पढ़ने वाला है वो दूसरे सब्जेक्ट का भी बुरा पढ़ने वाला है। आपको रैंकिंग कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, स्टूडेंट मैटर करता है। मतलब ये नहीं कि अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो वो दूसरे में भी अच्छा है, अगर वो एक में बुरा है तो वो दूसरे में बुरा है। मतलब उसकी जो सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस है उसमें बड़ा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर वो एक में अच्छा है तो ऑब्वियसली दूसरे में भी अच्छा होगा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले से। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डी स्क्वायर निकालना, डिफरेंस का स्क्वायर निकाल, डायरेक्ट डिफरेंस ले और स्क्वायर निकाल लें। ठीक है जी। अब जरूर नहीं है कि आप डी निकालें, आप डायरेक्ट डी स्क्वायर निकाल लें। 1 माइनस 2 करेंगे आंसर -1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 10 माइनस 10 0, 0 का स्क्वायर 0। 4.5 माइनस 5 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 7.5 माइनस 5 2.5, 2.5 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 6.25 हो जाएगा, चेक कर लें आप जरा। उसके बाद 9 माइनस 9 डिफरेंस क्या होगा, 0, 0 का स्क्वायर 0। 7.5 माइनस 7.5 0, 0 का स्क्वायर 0। 2 माइनस 3 आंसर -1 होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4.5 माइनस 7.5 -3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। उसके बाद 6 माइनस 5 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसका सम कर लीजिए। सम बताइए क्या आता है। देखिए 9 + 1 10 हो जाएगा, 14 20 21 22.5 22.5 सम आ रहा है इसका। ऐसा ही है, जवाब दें। नॉट 20.5, इट इज 22.5। 20 तो इधर ही बन गए, आप देखें 9 और 1 कितने होते हैं, 10, 10 और 4 और ये 6 20, फिर 20 21 22 और ये 0.25 और 0.25 22.5। ठीक है। R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 फार्मूले का है, समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n। 1 माइनस 6 डी का स्क्वायर क्या आ गया 22.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, n क्यूब। 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, 10 की पावर क्यूब माइनस 10, 10 की पावर क्यूब 1000 होगा। 1000 में से अगर आप 10 माइनस कर देंगे 990 बचेगा। 6 को जरा मल्टीप्लाई कर दें 22.5 से, 135 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 135। और 10 क्यूब का आंसर 1000 होगा। 1000 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 990। 135 डिवाइड बाय 990 और जो आंसर है उसको 1 में से माइनस कर दें। बताइए क्या आंसर आता है। .864। चलिए 0.86 ही काफी है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि अगर एक बच्चे की एक सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है तो दूसरे में भी अच्छी है, और अगर एक बच्चे की एक सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बुरी है तो दूसरे के अंदर भी बुरी है। आप देख लें, आपको डेटा देख के समझ लग जानी चाहिए थी। कैसे कि ए जी और जे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है वो इंग्लिश और मैथ्स का इन तीनों के दरमियान ही क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है। और बी और ई बड़े कंसिस्टेंट बच्चे हैं,
9th और 10th रैंक ये लेके जा रहे हैं हर बार, ये रैंक तब्दील नहीं करते। तो मतलब अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ता है, और एक बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में बुरा पढ़ता है दूसरे में वैसा ही पढ़ता है। मतलब एक सब्जेक्ट में जैसा है दूसरे में वैसा ही है, अच्छा है तो अच्छा है, एवरेज है तो एवरेज है, वीक है तो वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स के दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। यस और नो, बोलिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये कोरिलेशन वाला टॉपिक पढ़ा दिया। वैसे तो ये टॉपिक क्या हो गया, चैप्टर एंड हो गया वाला, लेकिन इसके ऊपर कुछ फर्दर बातें करनी है एग्जामिनेशन के हवाले से, जो मैं अगली क्लास में करूंगा आपसे। कुछ टेक्निक्स या कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे, तो वो हम ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, हम और चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो कि यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होने जा रहा है आपका काउंटिंग टेक्निक्स का, ताकि प्रॉबिलिटी आप सीख सकें। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बराए मेहरबानी उनको बोल दीजिएगा बेटा कि अगली क्लासेस में, जो आइंदा क्लासेस है ना, वहाँ से तो गुंजाइश नहीं है उनके पास क्लास छोड़ने की। अगर उन्हें लापरवाही की तो फिर मसला खतरनाक हो जाएगा उनके लिए। होमवर्क नोट कर लें आप लोग। होमवर्क क्या है बेटा, ये कोरिलेशन वाला चैप्टर है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33, पेज नंबर 155, क्वेश्चन 31, 32 एंड 33, ये आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। नोट कर लिया सब लोगों ने 31, 32 एंड 33? ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।